Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सेकंड लेक्चर मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स इसका नाम इसलिए दिया है कि इसमें जस्ट सिमिलरिटीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होती हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेट के लिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेट, याद करें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटर, जनरलाइज पॉइंट। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, मैग्नेट की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटर पर और जनरलाइज पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। फिर याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था, वो रोटेट कराने के लिए कुछ वर्क करना होता था, फिर एनर्जी स्टोर होती थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो सारी बात मैग्नेट के रेफरेंस में करेंगे हम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही यहाँ भी एक गॉस लॉ होता है जो कहलाता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, उसे और साथ ही साथ इन्हीं टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स को डील करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इस लेक्चर का, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, ये इनकी पोल स्ट्रेंथ है M1 M2 R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था चार्जेस के लिए, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ इन पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बिल्कुल उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 by R स्क्वायर, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है ना, Q1 Q2 by R स्क्वायर। एक कांस्टेंट लगा दिया करते हैं, K कहते हैं उसे, कि वहाँ क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कहते हैं μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, ठीक है। तो μ0/4 पाई के साथ ऐसा लिख सकते हैं अपन, K जो μ0/4 पाई है कांस्टेंट है, जहाँ μ0 आपका वैक्यूम का एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है ना। तो एक कांस्टेंट है, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली काम आता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। वहाँ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। हम यहाँ एक इसको यूनिट चार्ज की जगह यूनिट स्ट्रेंथ का पोल मान लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, F/Q0, F/Q0। उसी तरीके से बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिमेट्री है, इसीलिए इसको बोला गया है मैग्नेटोस्टैटिक्स, F/m0 कह दिया हमने। ये टेस्ट पोल स्ट्रेंथ रख लिया हमने, डिवाइड किया है इसलिए यूनिटी कह दिया है। F की वैल्यू क्या थी, K M1 M2, तो M × M0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R कैप पोजिशन वेक्टर। M0 से M0 कैंसिल हो जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, Km/R स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा ही था आपका, KQ/R स्क्वायर। ऐसा यूनिट B का होता है टेस्ला और CGS यूनिट होता है गॉस, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10⁴ गॉस के, ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले एक्सियल लाइन पर ले लेते हैं। मान लीजिए एक बार मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। सेंटर से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं हर पोल का, ए मान लिया हमने, तो ये ए। तो अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेट की बात होगी तो वो ट्वाइस ऑफ ए कहलाएगा। एक्सियल लाइन यानी एक्सिस के अलॉन्ग ही कोई पॉइंट है हमारे पास में ए, यहाँ पर हमको चाहिए इंटेंसिटी, ठीक है। तो जहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए होती है तो वहाँ यूनिट स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल अज्यूम करें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते थे, पॉजिटिव यूनिट स्ट्रेंथ के चार्ज को अज्यूम करते थे, यहाँ नॉर्थ पोल और यूनिट स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ मान लेते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ही होगी Pn, है ना। सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस है वो R मान लिया अपन ने, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ही होगी। जब भी डायरेक्शन फाइंड करना है
तो इस पॉइंट पर हम नॉर्थ पोल मान लें यूनिट डिस्टेंस का, ठीक है। साउथ की बात करें तो नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो उसका डायरेक्शन ही हो जाएगा, ठीक बात है। और नेट इंटेंसिटी बी एन माइनस बी एस होगी, क्यों, ए पॉइंट एन के ज्यादा पास है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डिस्टेंस कम है तो बी एन ज्यादा होगा, ठीक बात है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रेफर करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिन्होंने नहीं किया हम रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर, उसको आप रेफर कर लें, बिल्कुल वो कि वो स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन है। तो वहां क्या आया था, ट्वाइस के पी आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू क्या था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेट छोटा हो, जिसको हम कहते हैं स्मॉल डाइपोल या स्मॉल मैग्नेट, तो ए आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये हो गया R4, क्या हो गया R4, ऊपर एक आर है तो कट हो जाके क्या बन जाएगा R3। तो एक्सियल पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेट की वजह से 2km/r3, ठीक बात है। के की वैल्यू रख दें तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एक्ट अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। आप देख लीजिए एन की डायरेक्शन में आ रही है नेट इंटेंसिटी, यानी एम की डायरेक्शन में आ रही है, क्लियर हो गया एक्सियल पोजीशन पर। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए आपका मैग्नेट है जिसमें एम की डायरेक्शन दिखाया है साउथ टू नॉर्थ, सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहती है। इक्वेटर लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इसलिए इसको बी पॉइंट कह दिया। एक्सियल पोजीशन को हमने ए कहा था, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर से इसका सेपरेशन है आर, है ना, और दोनों पोल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, या दोनों पोल को मिलाने वाला लाइन है, ये थीटा एंगल बना रहे हैं एक्सिस के साथ में। मान लिया थोड़ी देर के लिए, जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ नॉर्थ पोल माना आपने यूनिस्टन का, नॉर्थ को रिपेल करेगा तो बी एन का डायरेक्शन ही हो गया। यहाँ नॉर्थ है तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बी एस हो गया आपका, ठीक बात है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा बी पॉइंट पर, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। बी पॉइंट हमने इसलिए कहा ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, कई न्यूमेरिकल में ऐसा देखा गया है इसे, इसका नाम। अगर ये थीटा एंगल है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, और देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया आपका, ठीक बात है। ओके, अब बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से जब हमने ड्राइव किया इनका तो ये आ जाता है के एम ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। आप डेरिवेशन देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा इसको। के की वैल्यू क्या, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, बाकी एज इट इज रख दिया वैल्यू। अगर ये मैग्नेट आपका छोटा है तो उस केस में ये नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया आपका, तो उस केस में 2 से 2 कैंसिल, तो r³ रह जाएगा नीचे, ठीक बात है, km/r³। के की वैल्यू रख दें तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम ओवर r³। डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फ्लूइड इंटेंसिटी की एम के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है, क्लियर है। तीसरा केस लेते हैं, एट ए कॉमन पॉइंट अराउंड द डाइपोल। मान लीजिए एक ये शॉर्ट डाइपोल है हमारा, डायरेक्शन दिखाया है साउथ टू नॉर्थ, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, कॉमन पॉइंट यानी एक्सियल पोजीशन पे भी नहीं है, इक्वेटोरियल पे भी नहीं है, किसी एंगल थीटा पर है, फाइन। m का कंपोनेंट यदि हम इसी लाइन के अलोंग लेते हैं तो एक्सियल लाइन कहलाएगा ये, तो हो गया थीटा के साथ कंपोनेंट m cos थीटा। सी पॉइंट m1 की वजह से क्या एक्सियल लाइन पर हो गया, यस, देखिए एक्सिस के अलोंग ही आ गया नहीं, राइट। दूसरा हम अवे फ्रॉम थीटा लें तो ये कंपोनेंट हो गया साइन थीटा हमारे पास, m साइन थीटा, ठीक बात है। इस पर्पल लाइन की वजह से सी पॉइंट क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गया, राइट। तो दोनों प्रीवियस केसेस फर्स्ट और सेकंड है वो यहाँ हमारे काम में आ जाएंगे, m1 की वजह से एक्सियल पोजीशन, m2 की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर जब हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट m की ही डायरेक्शन में था, तो ये फर्स्ट की वजह से b1 का डायरेक्शन यही होगा, और सेकंड जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन है इसकी वजह से एंटी पैरेलल था, अपोजिट था, तो ये b2 ये हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट है नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पर हमको दे देगा, जो इस
आर वेक्टर के साथ में किसी एंगल अल्फा पर मान लिया हमने, राइट। अब याद करो एक्सियल पोजीशन पर क्या ये था ट्वाइस के एम ओवर आर क्यूब, तो m1 की वजह से 2k m1 ओवर आर क्यूब हो गया। इक्विटोरियल पोजीशन की वजह से 2k नहीं होता है, क्या होता है केवल k m बाई आर क्यूब। इक्विटोरियल पोजीशन हाफ रह जाता है, ध्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये कहीं लेके चलते हैं अपन, तो यहाँ क्या कहेंगे k m2 बाई आर क्यूब। अब दोनों 90 डिग्री पर है तो क्या कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए k और आर क्यूब, तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लोगे तो बेटर है कि थोड़ा टाइम कम लगेगा, k बाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2m1 बचा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4m1 स्क्वायर हो गया। यहाँ m2 बचा तो उसका स्क्वायर क्या हो गया m2 स्क्वायर, ठीक बात है। m1 की वैल्यू m cos थीटा, m2 की वैल्यू m sin थीटा रख दीजिए। अब आप खुद से इसको सॉल्व करके देखो, वीडियो को पॉज करो एक बार, क्या इतना आ रहा है। आपको करना क्या है, ये क्या किया आपने, देखिए एम स्क्वायर को कॉमन लेके स्क्वायर रूट लिया, वो तो एम तो बाहर आ गया। 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, उसमें 3 कॉस स्क्वायर थीटा और एक बना कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या बन जाएगा 1। क्या यही आ रहा है आपका, ठीक बात है। अब ये डायरेक्शन और देख लेते हैं। अल्फा 10 अल्फा निकालें तो परपेंडिकुलर और बेस b2 और b1 हो जाएगा आपका। b2 में b1 का डिवाइड करेंगे तो k बाई आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो b2 के केस में तो m2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा ट्वाइस m1। यहाँ m2 और m1 की वैल्यू रख दें, यदि हम m2 बाई m1 फाइंड करें अपन तो m से m कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा बचेगा, जो कि क्या बना देगा हाफ ऑफ टेन थीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होती है हाफ ऑफ टेन थीटा। थीटा पता है, डायरेक्टली आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक बात है। अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो एक टॉर्क लगता था, उसी तरीके से मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कैसे, मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें रखा एक मैग्नेट को, तो देखिए बी की वजह से नॉर्थ पोल पर तो इसी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा m इंटू बी। फोर्स कैसे, याद करो इंटेंसिटी बी क्या था एफ बाई एम नॉट का था, एफ बाई एम हो गया एफ बाई एम, तो एफ क्या हो गया एम इंटू बी। तो नॉर्थ पोल पर जब भी हमको चाहिए होता है तो देखो बी की डायरेक्शन में ही होगा फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स होता था, उसी तरीके से याद रखें नॉर्थ पोल पर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता था फोर्स। उसी तरीके से साउथ पोल पर यदि हम बात करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन बी के अपोजिट डायरेक्शन में, एम बी की डायरेक्शन ये हो गया, बी के अपोजिट डायरेक्शन होगा, राइट। अब ये हमें जरूरत पड़ने वाला है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो मैग्नेट है आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है और मैग्नेट की लेंथ है ट्वाइस ऑफ ए, ओके। अब फोर्स जो पोल्स पर लग रहे हैं एम बी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन तो ये होगा नहीं कि नेट फोर्स तो क्या हो गया जीरो, नेट फोर्स किसी पर जीरो होता है तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है ना। लेकिन ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक लाइन में नहीं है। ये साउथ पोल पर देखिए इस लाइन के अलॉन्ग है, तो नॉर्थ पर इधर है, अलग अलग लाइन है, तो ये वाला इधर पुल करेगा ये इधर, तो इसको रोटेट कराना चाहेगा। इसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस, जो कि एक टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई विद द सेपरेशन बिटवीन द लाइंस ऑफ दीज फोर्सेस। ये रेड लाइन और ये वाली लाइन के बीच का ये परपेंडिकुलर सेपरेशन जो होगा, ये 2 है ये थीटा, तो ये सामने वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2a sin थीटा, राइट। m मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस 2a। प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हमने लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा है। मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट पर हमने देखा था मैग्नेट की वजह से साथ ही साथ जो लूप होता है करंट कैरिंग लूप, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है इससे प्रीवियस वाला लेक्चर उसे रेफर कर सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी m इंटू 2a हो गया कैपिटल M, तो एम बी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो m क्रॉस b हम लिख सकते हैं, राइट।
डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ होगा। आप राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट से बी की तरफ रोटेट करवाओ, कुछ ऐसा। मान लो बी ये है आपका, एम का डायरेक्शन ये है, तो एम से बी की तरफ हम रोटेट करवाएंगे, एम से बी की तरफ। तो ये अंदर की तरफ ये टॉर्क का डायरेक्शन दिखा देगा फिलहाल, है ना। इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको करना क्या है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है एम से बी की तरफ। तो थंब की जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है। ठीक बात है, क्लियर है। अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर डाइपोल यानी कि बार मैग्नेट को रोटेट करवाना है अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल यानी कि बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो हमने देखा था कि नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स करता है, साउथ पे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ओके, तो ये तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन में क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा कि ये वाला फोर्स देखिए इधर पुल करेगा, ये इधर, तो इसका रोटेशन ऐसे होगा बी की डायरेक्शन में। लेकिन सपोज आपको एंटी क्लॉक डायरेक्शन रोटेट करवाना है, तो यू हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, मान लीजिए θ1 एंगल पर है और आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में किसी एंगल θ2 तक, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। तो याद करो, एक छोटे से एंगल डी थीटा से रोटेट कराने के लिए पहले तो वर्क डन रोटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में। तो रोटेशनल में क्या होता है, फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो डी डब्ल्यू हो गया टॉर्क डी थीटा। जितना किसी एंगुलर पोजीशन पर टॉर्क लग रहा है उतना ही आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या था, एम बी साइन थीटा, रख दिया अपन ने। अब आप θ1 से θ2 तक रोटेट कराना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर दीजिए टोटल वर्क डन के लिए θ1 से θ2। एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये लिमिट्स लगा दी। माइनस को एक बार कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लगाइए, क्या ये आएगा, माइनस को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या वर्क डन ही आएगा, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक डाइपोल यानी बार मैग्नेट है, उसे हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हमने देखा था कि हम θ1 से θ2 तक रोटेट कराते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, इतना। अब ये जो एक्सटर्नल वर्क है अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेट कराते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। रिलेटिव मतलब कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा रहता है कि हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लें। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है थीटा 90 डिग्री पर। अभी हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी का। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, इजी रहता है। एच हाइट पर ले गए किसी ऑब्जेक्ट को हम, एच हाइट के ऊपर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, एम जी एच। ये एम जी एच कब होती है, जब सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को एक इनिशियल पॉइंट जहाँ की हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है मेजरमेंट। तो यहाँ डाइपोल के केस में जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट कराने के लिए जितना भी वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो θ1 90 डिग्री, θ2 थीटा हो गया मेरा। कॉस 90 कितना होता है, 0। सॉल्व करें इसको, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो अब आप खुद देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहाँ जीरो होगी, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो 90 डिग्री हम एक आर्बिट्रेरी पोजीशन मान लेते हैं जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, 90 डिग्री से अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट कराने के लिए जितना भी वर्क डन करा जाएगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, क्या, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब
ये मैग्नेटोस्टैटिक्स पर न्यूमेरिकल्स कैसे हम डील करेंगे वो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका एक्सियल पोजीशन से रिलेटेड। द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम इट्स सेंटर, यहां से ए पॉइंट जो है, 2 पॉइंट है, एक्सियल पोजीशन बताइए, एक की 10 सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर पर है। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है 12.5:1, है ना। कि इस समय ये एफएमसी एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट होता क्या है, 2km/r² माइनस a² का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। 2km/r डिवाइडेड बाई r² माइनस a² का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक बात है। अब b1 जो कि 10 सेंटीमीटर पर है, 2km/r, r कितना है पहले के लिए 10 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा। r कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो दोनों के लिए एक ही है मैग्नेट के लिए, है ना। बाद में ये तो हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2 ऑफ ए, ये कैलकुलेट करना है, तो ये अननोन है बेसिकली। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट 20 सेंटीमीटर के लिए बात करें तो r की जगह 20 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, b1 और b2। तो b1 में b2 का डिवाइड करें अपन, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, करके देखो खुद से। b2 को रिवर्स कर दिया है और कुछ नहीं है जो निकाला हमने। 2km 2km कैंसिल हो गया, 10 से हम ये 20 को कैंसिल कर सकते हैं, 10 को 20 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 2, ठीक बात है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए b1 की और b2 का रेशियो तो क्वेश्चन में दे रखा है 12.5:1, यहाँ ये 2 बच रहा है, 2 10² माइनस a² का होल स्क्वायर, ऊपर 20² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक बात है। सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटा दें तो ये 10 आ गया यहाँ पर, एक एक स्टेप को सॉल्व करते चलते हैं। 2 से 10 को कट कर दें तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 का डिवाइड करें 125 में तो कितना आ जाएगा 25। अब इस स्टेप के बाद में देखिए ध्यान से देखें तो स्क्वायर रूट लेना आसान हो गया हमारे पास, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ तो 5 आ गया और ये स्क्वायर हट जाएंगे आपके पास में। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें 100 को 5 से तो इतना, a² को करें तो माइनस का 5², 20 का स्क्वायर यानी 400। सॉल्व कर लें इसको, 400 इधर आ गया, ये माइनस वाली टर्म को यहाँ ले गया अपन, तो 100 इक्वल टू 4a², तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। a कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हमें चाहिए था लेंथ ऑफ द मैग्नेट, वो तो क्या है 2 ऑफ a, l क्या है 2 ऑफ a, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर, क्लियर है। अभी क्वेश्चन लिया था पहला हमने एक्सियल पोजीशन के लिए, अब ले रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इन द एयर एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट, जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, यानी 2a की वैल्यू कितना है 6। मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है भाई, फॉर्मूला क्या था, km/r² प्लस a² रेज़्ड टू पावर 3/2, फॉर्मूला याद रखें। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, पर r² प्लस a² रेज़्ड टू पावर 3/2, r ये हमको दे रखा है, r कितना दे रखा है हमारे को 4 सेंटीमीटर, r कितना है 4 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी है 4, और लेंथ 2 ऑफ a हमारे पास जो है वो 6 है, ये कितना है 6 है हमारे पास में, तो 2a 6 है तो a कितना हो गया 3, है ना 3, तो 3² प्लस 4² क्या होता है 5 का स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ठीक है इतना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 रेज़्ड टू पावर क्यूब, ये 5 क्या है सेंटीमीटर्स में है, तो हमने यहाँ यूनिट लिख के दिखा दिया है, गलती नहीं करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक बात है। इसको और सोल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 का क्यूब 125, 10⁻² का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻6, तो डायरेक्टली अब डिनोमिनेटर की वैल्यू ये रख देंगे, है ना। मैंने ये कैलकुलेशन थी हमारी, के μ0/4π होता है, μ0 क्या होता है 4π × 10⁻⁷, तो 4π का डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू कितनी रह जाती है 10⁻⁷।
m की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में 20 दे रखी है और ये हमने फाइंड कर लिया डिनोमिनेटर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, खुद करके देखो पॉज करके। ये कट कर दिया तो 10 माइनस 1 20 125, 10 माइनस 1 0 को यानी इस 10 को कैंसिल कर देगा तो 2 बाई 125। इसको डिवाइड करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात चेक करो। क्लियर है वाली बात? एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शॉर्ट मैग्नेट, छोटे मैग्नेट है हमारे पास में, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m ईच, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। अरेंज एट द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर है उसके अपोजिट कॉर्नर पे अरेंज कर दिया, और स्क्वायर की ईच साइड कितना है d, सच दैट देयर सेंटर कॉन्साइड विद द कॉर्नर, इनके सेंटर कॉर्नर पर कॉन्साइड है। एक्सेस दोनों के पैरेलल है, देख लीजिए दोनों के एक्सेस पैरेलल ऐसे रखा है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है इफ द लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, साउथ साउथ की तरफ है, इट इज इंपॉर्टेंट। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी ऑफ द अदर कॉर्नर, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, तो कोई एक पॉइंट लेना है मेरे को, है ना। ये दो मैग्नेट मेरे पास है, मान लीजिए 1 एंड 2, एम का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, तो मेरे मान लीजिए इस कॉर्नर पे फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड m की डायरेक्शन में होता है, तो b1 का डायरेक्शन तो ऐसा हो गया। लेकिन ये पॉइंट सेकंड की वजह से क्या इक्वेटर पर आ गया है? यस। इसकी m की डायरेक्शन है क्या सेकंड के ऐसे, तो एंटी पैरेलल होती है, तो यहाँ b2 की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ना, ठीक बात है। तो इस पॉइंट पर b1 b2 अपोजिट हो गए, ठीक है। अब याद करो एक्सियल पोजीशन के लिए ट्वाइस के एम बाई आर क्यूब होता है, यानी वो ज़्यादा होता है इक्वेटर के कंपेयर में, है ना। तो बी वन माइनस बी टू कह देंगे अपन, तो ट्वाइस के एम ओवर डी क्यूब, डी डिस्टेंस है, के एम ओवर डी क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? के एम बाई डी क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉमन पॉइंट से रिलेटेड, कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट हमारे पास है जिसका डाइपोल मोमेंट है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। अब 1 मीटर डिस्टेंस डाइपोल से, है ना, 60 डिग्री पर एंगल पर, यहाँ चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड। याद करें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के एम और आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू 10⁻⁷, एम कितना दे रखा है 100, थीटा कितना है 60, आर की वैल्यू कितनी है 1। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। 10⁻⁷ इंटू 100 10⁻5 हो गया, एक एक स्टेप को सॉल्व करें। कॉस 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर हो गया, सॉल्व करें इसको, ये हो गया 1/4 यानी 3/4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा √7/4, तो √4 का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं 2, तो आंसर क्या हो गया √7/2 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करते हैं, डायरेक्शन मतलब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। थीटा क्या है इस क्वेश्चन में? 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 रख दीजिए। tan 60 कितना होता है? √3, तो tan अल्फा कितना हो गया √3/2, यानी अल्फा हो गया tan इनवर्स √3/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed along the x-axis in a magnetic field 0.5 I plus 3J टेस्ला। तो टॉर्क मैग्नेट पे कितना लग रहा है? जे में आया था ये क्वेश्चन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? m क्रॉस b, m 50 I b, तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। स्टेप बाय स्टेप करें, पहले 50 I क्रॉस 0.5 I, 50 I क्रॉस 3.0 J, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 25.0 I क्रॉस I, 50 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 I क्रॉस J, ठीक बात है। I क्रॉस I तो कितना होता है 0, I क्रॉस I कितना होता है 0, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया, ये 150, I क्रॉस J क्या होता है K कैप, तो आंसर कितना हो जाएगा 150 K कैप। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्क से रिलेटेड,
एक मैग्नेटिक निडल है आपका पास जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है। इसे 60 डिग्री से रोटेट कराने के लिए वर्क डन चाहिए होता है W। तो टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन द पोजीशन, इसी 60 डिग्री पर मेंटेन करने के लिए टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला mb cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 पहले अलाइन था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी θ1 कितना था 0 डिग्री, θ2 कितना है आपका 60 डिग्री। सॉल्व करें इसको, ये 1 माइनस हाफ, तो W आ गया 1/2 MB। ठीक बात है। इससे एक तरीके से MB की वैल्यू आ गई हमारे पास 2W टॉर्क निकालने में। अब 60 डिग्री पे जितना टॉर्क लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, यानी MB sin θ के बराबर। अब MB की वैल्यू कितनी है 2W और थीटा कितना 60। साइन 60 कितना होता है भाई √3/2। 2 से 2 कट कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा √3W। क्लियर है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पर बात कर लेते हैं। मैग्नेट से के नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो यानी एक क्लोज साइक्लिक लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में नहीं होता है, ध्यान दीजिए। तो कहीं भी क्लोज सरफेस हम प्लॉट करें, गॉसियन सरफेस, जैसे यहाँ फर्स्ट किया, ये हमने एक सेकंड बना दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं उतनी बाहर आ रही हैं, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर आ रही हैं। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड 0। तो ये कहीं भी ट्रू होगा, यहाँ बना दूं मैं, तो यहाँ जितनी एंटर करेंगे उतनी बाहर आएंगी, है ना। तो डिफरेंस दोनों में क्या होता है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, -q + q, ठीक है। लेकिन यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ -q + q अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, पॉइंट चार्जेस, है ना। यहाँ पर क्या होता है, दोनों सेट एक साथ ही होंगे। मान लीजिए वहाँ +q है तो ठीक है, बस लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी निकलेंगी, -q है तो केवल एंटर ही एंटर करेंगे उसमें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ नॉर्थ से निकलेंगे तो साउथ में एंटर भी करेंगे, तो क्लोज साइक्लिक लूप बनाते हैं, है ना। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.ds क्या होता है 0। दिस इज नॉन एज मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर है। अब थर्ड लेक्चर इस चैप्टर में हम लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फिर मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म आता है वो किस वजह से आता है, फिर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, आई मीन टू से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये देखेंगे। फिर इन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर, कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं, और साथ ही साथ इन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।